नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रमेश शर्मा टीजीटी मेडिकल वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहला डिस्ट्रिक्ट चंबा आपका हर घर पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है गंगा सफाई योजना 3R व प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानते हैं कि क्या हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक संसाधन वेजिटेशन वनस्पति, एनिमल्स यानी जीव जंतु, सॉयल यानी कि मृदा, मिनरल्स यानी हमारे खनिज लवण, वाटर यानी हमारा जो पानी है, नदियां हैं, ये सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। सबसे पहला है नवीकरणीय स्रोत और दूसरा है अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत ऐसे स्रोत जिनका प्रकृति में चक्रीकरण हो सकता है, यानी इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लकड़ी है और जल है। दूसरी तरफ अनवीकरणीय स्रोत यानी इनका प्रकृति में पुनः चक्रीकरण नहीं होता। उदाहरण के तौर पर पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः इनका दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो स्रोत होते हैं उनको हम अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो बात होगी प्राकृतिक संसाधनों की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा सफाई योजना की। तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, गंगा हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है। उसकी सफाई योजना सन 1985 में गंगा जल की गुणवत्ता कम होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा प्रारंभ की गई। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि गंगा जल की गुणवत्ता कम होने के क्या कारण रहे, यानी ये जो एक्शन प्लान था गंगा सफाई योजना, इसकी बनाने की क्या ज़रूरत रही, आइए पता लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला कारण था वो है घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ व जल। आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये सारा अपशिष्ट पदार्थ व जल जो है गंगा नदी में जो है विसर्जित कर दिया जाता था, जिससे हमारा गंगा का जल जो है वो प्रदूषित होने लगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट जल को उपचारित किए बिना गंगा नदी में छोड़ना, यानी हानिकारक रसायन जो थे उसके साथ ही उस जल को गंगा नदी में छोड़ दिया जाता था, जिससे पानी की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होने लगी। प्यारे बच्चों, अगले कारक की बात करते हैं। अगला है धार्मिक गतिविधियों के कारण। आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये सारे लोग इस प्रकार से धार्मिक गतिविधियों के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान गंगा नदी के किनारे पे करते हैं। और इन अनुष्ठानों में जो सामग्री उपयोग होती है उसका विसर्जन गंगा नदी में करते हैं, जिससे जो है गंगा नदी का जल प्रदूषित होने लगा और इनसे हमारे गंगा नदी के जल की गुणवत्ता जो है धीरे धीरे कम होने लगी। प्यारे बच्चों, इसीलिए इस गंगा सफाई योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। कुछ हद तक इस योजना से गंगा के जल के प्रदूषण का स्तर कम हुआ है और गंगा के जल की गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो आशा करते हैं कि भविष्य में जो है गंगा के जल का जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होता जाएगा और हमारी गंगा जो है वो प्रदूषित ना हो, इसकी हम कामना करते हैं। बच्चों, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए 3R नियम। यानी कि हमें पता है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। हमारी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं जिनको मनुष्य समय समय पर दोहन करता है, परंतु उनका दुरुपयोग भी करता है। इनको सुरक्षित रखने के लिए एक नियम है 3R नियम, उसी की हम आगे चर्चा करते हैं कि ये क्या है। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि R1, R2, R3 का क्या अर्थ है।
R1 आप देख रहे हैं रिड्यूस यानी कम करना, और R2 है यानी रीयूज़, उसका अर्थ है पुनः उपयोग, और R3 का अर्थ है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण। तो इस तरह से इन R1, R2, R3 का नियम है। डियर स्टूडेंट्स, आइए 3R नियम को और अच्छे से समझते हैं। रिड्यूस यानी कम करें, पानी को व्यर्थ न गंवाएं, बिजली का सदुपयोग करें, इसे व्यर्थ ना जलाएं। रीयूज़ पुनः उपयोग में हम अपने भाई बहनों के वस्त्र जो है छोटे बच्चों को इस्तेमाल करा सकते हैं। पानी की बोतल का इस्तेमाल जो बची है उसका इस्तेमाल करें। लिखे हुए कागज़ के बैक साइड में हम उसके ड्राइंग के रूप में करें। रिसाइकल यानी प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल हम पुनः चक्रण के लिए कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता यानी मैनेजमेंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज कि इसकी जो संसाधनों के प्रबंधन की क्या आवश्यकता है, आइए चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्राकृतिक संसाधन वेजिटेशन, एनिमल, सॉयल, मिनरल, वाटर, इनको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। इनसे बचाने के लिए हम इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला कारक है वो है जनसंख्या में वृद्धि। दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर तीसरा जो है वो है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। ये जो तीनों कारक हैं, इनके कारण बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ रही है, परंतु इनकी उपलब्धता कम हो रही है। अतः इन संसाधनों का उचित प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। डियर स्टूडेंट्स, इन प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए हमें उचित कदम उठाने चाहिए। वो है नंबर 1, संसाधनों का दुरुपयोग ना करें यानी इन्हें व्यर्थ ना गंवाएं। नंबर 2, दीर्घकालीन योजना बनाना ताकि वर्तमान में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी इनका उपयोग किया जा सके, यानी आने वाले समय में भी इनका जो है सही ढंग से इस्तेमाल हो सके। नंबर 3, इन संसाधनों का उपयोग कुछ एक व्यक्तियों तक सीमित ना होकर सभी को समान रूप से प्राप्त हो सके, यानी इसमें आवंटन में कोई भेदभाव ना हो, सभी के लिए ये आसानी से प्राप्त हो सके। नंबर 4, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के चलते इससे निकलने वाला व्यर्थ का उचित निपटान हो सके ताकि पर्यावरण को किसी तरह की हानि ना पहुंचाए, यानी जो ऐसे पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन होता है उसमें जो व्यर्थ निकलता है उसमें हमारे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचाए। तो इस तरह से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने प्राकृतिक संसाधनों, गंगा सफाई योजना, 3R और प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन के बारे में पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।